मैंने अपना सारा जीवन इसे समाप्त करने की इच्छा का विरोध करते हुए बिताया है। ये वाक्य हैं फ्रांज काफ्का के। ऐसा लेखक जो अपने मरने से पहले कहता है कि मेरे सारे लिखे को जला दिया जाए, फिर कैसे फ्रांज काफ्का सदी के महान लेखकों में से एक बन गए। काफ्का कहते हैं कि मानो मैं पत्थर का बना हूँ, मानो मैं खुद अपनी कब्र का पत्थर हूँ। संदेह या विश्वास, प्रेम या घृणा, साहस या चिंता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। केवल एक धुंधली सी आशा बची है, वो भी कब्रों पर लिखे शिलालेखों से अधिक नहीं। पर अफसोस, काफ्का अपने जीते जी कभी महान नहीं बन सके। काफ्का की कहानियां, द मेटाफोर्सिस, द ट्रायल, ये सब कहानियां जब फ्रांज काफ्का लिख रहे थे तो उन्हें कभी अपने जीते जी विश्वास नहीं हो सका कि उनका लिखा पढ़े जाने लायक भी है। काफ्का के क्लासिक कहानियां काफ्का के दस्तावेजों में बनकर रह गई, क्योंकि काफ्का का अधिकतर लिखा उनके जीते जी पब्लिश नहीं हो सका। जितना महान उनका लेखन था, उससे विपरीत उनका जीवन। काफ्का जीवन भर तनाव, बेचैनी, घुटन से जूझते रहे। काफ्का कहते हैं कि मेरे भीतर ये विशाल संसार समाया हुआ है, मैं खुद को इस संसार से कैसे अलग करूं बिना टुकड़े टुकड़े हुए, और इस संसार के साथ दफन हो जाने से कई बेहतर है कि मैं अपने आप को 1000 टुकड़ों में फाड़ लूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राग में जन्मा एक छोटा सा बच्चा कैसे बना महान, फ्रांज काफ्का। साथ ही बात करेंगे काफ्का के जीवन को निचोड़ देने वाले उनके पिता हरमन काफ्का के प्रभाव की, काफ्का के प्रेम संबंधों की, और इससे कई अधिक काफ्का की फिलॉसफी, और ऐसा क्या हुआ काफ्का के जीवन में कि काफ्का बन गए दुखों का राजकुमार। काफ्का का जन्म प्राग में हुआ। उनका परिवार जर्मन भाषी था और साथ ही साथ यहूदी भी। हरमन काफ्का और जूली काफ्का के यहाँ जन्मे फ्रांज काफ्का 6 भाई बहनों में से एक थे। पर काफ्का के जीवन में दुखों के बादल बचपन से ही बनने शुरू हो गए थे। काफ्का अपने परिवार में एक कीड़े की तरह रह रहे थे। ऐसा कीड़ा जो घर में मौजूद तो है, पर किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा कीड़ा मनुष्य के विशालकाय शरीर से डरता है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसे घर से निकाल दें या मौका मिलने पर उसे कुचल दें। काफ्का के जीवन में विशालकाय आदमी थे उनके पिता हरमन काफ्का। काफ्का अपने पिता को लिखे पत्र में कहते हैं, मुझे आपसे डर लगता है। मेरे अंदर जो अक्सर रहने वाला खालीपन है, उसका कारण आप हैं। मुझे अपने मार्ग को चुनने के लिए थोड़े से साहस, प्रोत्साहन, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी। ये सब देने के बजाय आपने मेरे लिए रास्ता रोक दिया। काफ्का के पिता काफ्का को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा अमूमन हर परिवार में होता है। काफ्का को अपने पिता से केवल तब प्रोत्साहन मिलता जब काफ्का उनके हित का कार्य करते, उनके अनुसार खाना खाते या उनके अनुसार भविष्य का चुनाव करते। काफ्का लिखते हैं कि आप बिना मेरी भावना की परवाह किए, बिना मेरे विचारों का सम्मान किए, अपमान, निंदा और नीचा दिखाने लगते हैं। काफ्का के पिता ने कई बार अपने शब्दों से, निर्णयों से काफ्का को पीड़ा पहुंचाई, पर काफ्का के लिए उतना पीड़ादायक नहीं था, इससे अधिक दुखद था। इन सब के बावजूद काफ्का के पिता उतने ही असंवेदनशील बने रहते थे। काफ्का के लिए उनके पिता कितने शक्तिशाली थे और उनके वाक्य काफ्का के मन और मस्तिष्क में कितना असर कर सकते थे, काफ्का के पिता को इसकी कभी परवाह नहीं रही। काफ्का के लिए उनके पिता का हर एक वाक्य, हर एक शब्द आदेश की तरह था। पिता का आदेश था कि खाने के स्वाद पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन आप खुद उसे चारा कहते थे। काफ्का कहते हैं कि हड्डियों को कुतरना मना था, लेकिन तुम कुतर सकते थे। पिता का सख्त आदेश था कि खाने के कोई टुकड़ा जमीन पर ना गिरे, लेकिन आपके अधिकतर टुकड़े जमीन पर ही गिरे होते थे। काफ्का कहते हैं कि ये सब बातें महत्वहीन हो सकती हैं, पर मेरे लिए निराशाजनक थी। आप जो थे, आप जो कहते थे, आपने खुद उसका कभी पालन नहीं किया। काफ्का शांत, सहज, सरल थे, जबकि उसके पिता कठोर, कर्कश और कभी कभी इतने असंवेदनशील कि वे काफ्का को तुम बड़े सुअर हो कहकर संबोधित करते। काफ्का का अधिकतर लेखन उसके बचपन और उनके पिता के प्रभाव का परिणाम है। काफ्का के पिता का कहना कि विरोध का एक शब्द नहीं, और उनके उठे हुए हाथ का साये ने काफ्का को हमेशा के लिए चुप करा दिया। काफ्का सबसे चिप गए और केवल तभी बाहर निकलने की हिम्मत कर सके जब उनके पिता का साया तक उनसे बहुत दूर चला गया।
काफका के पिता की आक्रामकता ने काफका को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो अपने खोखले गोले में छिपा रहता है और उससे बाहर झांकता रहता है। वह देखता है दुनिया के दुख, दर्द, पीड़ा, संघर्ष और अपने लेखनी में, अपने लिखे में उसे उतारता चला जाता है। काफका क्यों इतने संवेदनशील थे और वह क्यों ना चाहते हुए भी अपने चारों ओर दुखों की विभीषिका को देखते ही चले जाते थे, जिसका कारण उनके बचपन के अनुभव में छुपा है। काफका के पिता की छोटी सी दुकान थी। काफका शाम ढलते वहां जाते। शाम ढलते ही दुकान जगमगा उठती। काफका लोगों का आना जाना देखते काफका खुश थे। पर काफका की खुशी अधिक नहीं टिकी। इसका फिर कारण था उनके पिता हारमन काफका का दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति व्यवहार। काफका के पिता अपने कर्मचारियों पर चिल्लाते। काफका ये सब कोने में बैठे बैठे देखते। वे अपने यहाँ काम करने वाले एक बीमार क्लर्क को ये कहकर संबोधित करते कि बीमार कुत्ता मर जाए। काफका के लिए खुशी का एक जो कोना था वह भी उससे छिन गया। काफका जब बड़े हुए उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। काफका को बीमा कंपनी में एक नौकरी मिली। काम का समय था 8 से 6, पर काफका इस काम के समय से खुश नहीं थे। इसलिए काफका ने अपनी पहली नौकरी से इस्तीफा दे दिया। काफका अपनी डायरी में लिखते हैं कि मेरी नौकरी मेरे लिए असहनीय है, क्योंकि मेरे एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य साहित्य के खिलाफ है। मैं साहित्य के बिना कुछ भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं होना चाहता। काफका नौकरी बदलते हैं और अब उनका कार्य था औद्योगिक कर्मियों को कार्य के दौरान लगी चोटों का मुआवजा दिलवाना। और चोटें भी कोई आम नहीं थी। किसी का अंग हो जाता, किसी की मृत्यु और जीवन भर अपाहिज हो जाना वहाँ आम था। पर काफका के पिता इससे भी खुश नहीं थे। वैसे ब्रोड बैरूफ कहते थे, यानी ऐसा कार्य जिससे केवल बिल चुकाया जा सकता था। काफका का अब तक का जीवन एक गहरी अंधेरी खाई था, जहाँ से चीखने पर अपना ही शोर कानों को भेद डालता था। पर इस गहरी अंधेरी खाई से निकलने का क्या रास्ता था? काफका के लिए रास्ता बना उनका प्रेम। काफका ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके कई महिलाओं के साथ प्रेम संबंध रहे। उनका ऐसे एक प्रेम संबंध था फेलिस ब्राउर से। फेलिस ब्राउर से मुलाकात के बाद एक ही रात में काफका ने दास उत्तरेल कहानी लिख दी। 5 साल तक दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे। वे कई बार मिले भी, 2 बार सगाई भी की, लेकिन कभी शादी नहीं कर सके। काफका का प्रेम बाकी लोगों की तरह नहीं था। काफका प्रेम करते, प्रेम की घोषणा करते, पर लेकिन जैसे निर्णय लेने का समय आता, काफका पीछे हट जाते। काफका का मन अजीब तरीके की दयनीयता, अजीब तरीके के खालीपन से भर उठता। काफका का दूसरा प्रेम बनी मेलिना, एक शादीशुदा 23 वर्षीय महत्वाकांक्षी लेखिका और अनुवादक। मिलेना वियना में रहती थी और काफका प्राग में। पर काफका का प्रेम इतना आकर्षक, तीखा और फूल की तरह कोमल था कि उन्हें दूरी कभी महसूस नहीं हुई। काफका के पत्र पुल बन जाते थे और उनके लिखे शब्द पहिए की तरह कलम के साथ घिसते घिसते मेलिना तक पहुंच जाते। काफका के लिए मेलिना कितनी महत्वपूर्ण बन चुकी थी। काफका लिखते हैं, तुम वो छुरी हो जिससे मैं अपने अंदर घुमाता रहता हूँ। पर मेलिना शादीशुदा थी और 23 साल की, और काफका 37 साल के हो चुके थे। इस बात को काफका अपने प्रेम पत्र में इस तरह लिखते हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि तुम जवान हो, शायद 25 भी नहीं और शायद सिर्फ 23। मैं 37 का हूँ, लगभग 38 का, पूरी तरह एक पीढ़ी बड़ा। रातों की नींद और सिर दर्द से लगभग सफेद हो चुका हूँ। काफका ने मिलेने के साथ अपने दुख, भय और अकेलेपन के बारे में खुलकर बात की। पर काफका अपने आप को हमेशा कमतर और दयनीय समझते थे। ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ जुड़ेगा तो उसका जीवन और भी दुखद होता चला जाएगा। काफका मिलेना को कहते हैं कि जब तुम दूसरों के साथ जुड़ती हो तो शायद तुम 1 या 2 पायदान नीचे गिर जाती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगी तो तुम खुद को गहरी खाई में धकेल दोगी। पर काफका को यह प्रेम संबंध निरर्थक लगा। मिलेना शादीशुदा थी और अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहती थी। काफका का प्रेम संबंध कभी पूरा नहीं हुआ, पर काफका के लिखे पत्र पूरे थे, इतने पूरे कि पूरी दुनिया उसमें समा सकती थी और इतने गहरे कि बड़े बड़े पहाड़ भी गहरी खाई में बदल जाएं। काफका एक जगह लिखते हैं कि मैं इस पत्र पर ऐसे लेटा हूं जैसे जंगल में उस समय तुम्हारे साथ लेटा था।
काफका का प्रेम संबंध समाप्त हुआ। काफका बीमार रहने लगे थे। तपेदिक की बीमारी ने काफका को अपने आगोश में ले लिया था। उनका गला इतना खराब हो चुका था कि उनके लिए खाना तक असहनीय हो चुका था। 3 जून 1924 को इस सदी का महान लेखक फ्रांज काफका की मृत्यु हो गई। काफका अपने अंत के दिनों में एक कहानी लिख रहे थे। इसका शीर्षक था एक भूखा कलाकार। एक ऐसा कलाकार जो जीवन भर अपने पिता के प्रेम का भूखा रहा। अकेलेपन उसे ताउम्र खाता रहा। अपने बंद घुटन भरे कमरे में एक ऐसा कलाकार मारा गया जो उस घुटन भरे कमरे में हम सबका दुख लिख रहा था।